हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम कर रहे हैं सीटेट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज, जिसमें कि लास्ट लेक्चर में वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन अबाउट लैंग्वेज, नॉर्म चॉर्म्स की, और लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, लर्निंग के बारे में, और ये सारी चीजें हमने देखी थी। वाइगॉट्स्की और पियाजे को भी समझा था कि कैसे वे लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से जो थिंकिंग और लैंग्वेज है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं और नहीं जुड़ते हैं। अब देखो, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, बट इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है हमें आगे बढ़ने में, और वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनीथिंग। राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो लेक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ योर मोटिवेशंस, बिकॉज तुम्हें 120 प्लस स्कोर करना है, तो तुम्हें लगता है कि कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, इसीलिए तुम इस लेक्चर को देख रहे हो। तो देर इज समथिंग बिहाइंड इट, जो तुम्हारे काम को, किसी भी चीज को करवाए जा रहा है, उसको हम मोटिवेशन कह रहे हैं। और इस प्रकार, जैसे कि बात करी हमने कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीटेट 2026 में जाओगे तो सारे लेक्चर सिलेवार ढंग से एकदम तरीके से बने हुए हैं। जाओ, देखो, और बहुत अच्छी तैयारी अपनी करके रखो। ऑलराइट, कमिंग टू मोटिवेशन। मोटिवेशन हमें हमारे गोल से मिलता है, पियर्स है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, हमारा डिटर्मिनेशन, चैलेंजेस, जो हमें चैलेंजेस लग रहे हैं वो चैलेंजेस हैं कितने हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, इंकरेजमेंट है, रिवॉर्ड्स हैं। ये सारी चीजें हमारे मोटिवेशन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, कभी बढ़ाते कभी घटाते, इस तरीके से ये काम करते रहते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन की, तो सबसे पहला है नीड। वो नीड जो हो सकता है वो बायोलॉजिकल हो सकता है और सोशियोजेनिक। बायोलॉजिकल मतलब कि जैविक आधार पे कि हाँ, हमें जीना है तो खाना पड़ेगा, दिस इज समथिंग बायोलॉजिकल। और सोशियोजेनिक कि आई एम अ टीचर, आई एम बिंग रिस्पेक्टेड, आई एम आई एम बिंग रिस्पेक्टेड, तो वो सोशियोजेनिक हो गया कि सोसाइटी से जो आ रहा है निकल करके मोटिवेटिंग फैक्टर, वो नीड, वो जरूरत, वो हो गया हमारा नीड। एंड देन वी हैव डिराइव, क्या आपको एक्टिवेटेड रखता है पूरे टाइम। जैसे कि इस सीटेड सीरीज को बहुत ही कम बच्चे हो सकते हैं देखेंगे, पर जितने भी देखेंगे आई एम श्योर दे आर गोइंग टू स्कोर 120 प्लस। और वही थोड़े से मुट्ठी भर बच्चों के लिए आई एम डूइंग दिस एंड डेली वाइट्स इज डूइंग दिस, बिकॉज दैट कीप्स अस मोटिवेटेड एंड दैट कीप्स अस, दिस इज समथिंग आर डिराइविंग फोर्स। तो दिस इज समथिंग विच कीप्स अस मोटिवेटेड। सिमिलरली हमारा इंसेंटिव क्या है, रिवॉर्ड क्या है, आफ्टर दैट रिवॉर्ड क्या है, कि जब कोई बच्चा आके ये कमेंट करने वाला है कि ये लेक्चर बहुत अच्छा था, ये बहुत ही क्रिस्प तरीके से समझाया हुआ था, दिस इज व्हाट इंसेंटिव बिहाइंड दिस लेक्चर और दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स विच इज अपलोडेड। नाउ मोटिवेशन क्या है, एक जरूरत है आपकी, आपका ड्राइव फोर्स है कि क्या चीज आपको सुचारू रूप से चलाते रहता है उस चीज को करने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, वो इंसेंटिव, वो रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, वो उस व्यवहार के बाद, उस काम के बाद आपको वो जो लास्ट एंड गोल चाहिए, वो एंड गोल क्या है, दिस इज व्हाट इंसेंटिव इज। अब बात करते हैं कुछ फीचर है मोटिवेशन की, उसके ऊपर सबसे पहला है हमारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस। बाकी सारी चीजें भूल भी जाओगे चलेगा, लेकिन ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस मत भूलना। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कंटिन्यूअस और अनप्रिडिक्टेबल भी होता है ये। एज इन कि आप कब कैसे चीजों को देखोगे, समझोगे और करोगे, हमें नहीं पता है। हमारे पूरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो हम अनप्रिडिक्टेबल कह रहे हैं ना, कि हमें नहीं पता हम किस चीज से कब मोटिवेटेड हो जाए, कब। आई स्टिल रिमेम्बर इन माई लाइफ आई हैड अ सीन इन द मूवी, और मुझे वो सीन इतना अच्छा लगा कि मैं आज तक उस सीन से इंस्पिरेशन ले रही हूँ। आज भी मैं कई बार काम करती हूँ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन दैट वॉज देयर इन दैट मूवी। तो दिस इज समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल। हमें नहीं पता हमें इंस्पिरेशन कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से मिल जाएगी और हम उस काम में आगे बढ़ जाएंगे। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अब देखो, दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर। यहाँ से सबसे ज्यादा सीटेट में सवाल आता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंटर है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर। एक्सट्रिंसिक है, बाहरी प्रेरणा, लिखा ही हुआ है, तो ये बाहरी प्रेरणा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो कि बहुत ही नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि इसमें जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही पेरिफेरल होते हैं। अब देखो, तुम्हारा सीटेट का एग्जाम नहीं रहेगा तो तुम इस लेक्चर को कभी नहीं देखोगे, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज नॉट योर गोल। तुम इस पे काम नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम नहीं देखोगे। ऑल राइट, तो ये जो चेंजेस होंगे वो बहुत ही पेरिफेरल होंगे। तुम्हारा एग्जाम रहता है तो तुम 9 से 12 पढ़ोगे एग्जाम। जब एग्जाम है, सिर पे बैठा हुआ है एग्जाम, तो 7 बजे तुम घर भी आ रहे हो ना अगर कॉलेज से, उसके बाद भी तुम 3 घंटे 2 घंटे अपने आप को बैठाओगे, पढ़ोगे। लेकिन जैसे एग्जाम खत्म, वो 9 से 12 वाला जो तुम्हारा शेड्यूल था वो गायब हो जाएगा। तुम उसको ये भी नहीं करोगे कि ठीक है 9 से 12 नहीं पढ़ रहे, 10 से 12 पढ़ ले, कोई अच्छी किताब ही पढ़ ले, ये वाली चीज नहीं करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली वो तुम्हारा जो गोल था वो सर्व हो चुका है। तो जो चेंजेस आए ना कि तुम इतने देर बैठ रहे हो पढ़ने के लिए,
वो बहुत ही टेम्पररी थे, एकदम अस्थायी परिवर्तन थे जो चल रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा था किस चीज के ऊपर, जो बाहरी पुरस्कार है, जो रिवॉर्ड रखा हुआ है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा था। वहीं अगर आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात करें, तो इट इज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम विद इन, विच इज वेरी मच पॉजिटिव। और यहाँ पे चेंजेस भी बहुत ज्यादा अंदर से होते हैं, परमानेंट, स्थायी रूप से चेंज होते हैं। अगर मुझे पता चल गया है कि मेरा गुस्सा बहुत ही ज्यादा बेकार है और मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो आई लुक आउट फॉर द थिंग्स और द सिचुएशन जहां पे मैं अपना कंपोजर बना सकती हूँ और मैं चीजों को अच्छा कर सकती हूँ। तो ये जो चेंज होगा मेरे अंदर, ये बहुत ही परमानेंट और बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एक्शन, कि मैं क्या करके चीजें कम कर सकती हूँ। तो जो बाहरी प्रेरणा है, ये जो बाहरी प्रेरणा है वो बहुत ही नकारात्मक, एज इन ऐसा नहीं कि बहुत नकारात्मक है, नकारात्मक इन सेंस कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से नहीं आ रहे। यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो बहुत धीमे आएंगे, लेकिन जो चेंजेस सटल और बहुत ही स्टेडी रूप से आएंगे, धीमे 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 धीमे। और आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहोगे और आगे अपना बढ़ते रहोगे, काम करते रहोगे। ठीक है। अब देखो, कुछ बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि भाई हायरार्की होती है नीड्स की और हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। और बहुत सारे मोटिवेशन की थ्योरी आई, जिसमें से अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी सबसे ज्यादा ही फेमस है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी कई सारी जरूरतें होती हैं, और जब तक नीचे की जरूरत पूरी ना हो हम ऊपर नहीं बढ़ते, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भूखे पेट ना भजे गोपाला, या फिर जब तक पेट में ना रहे खुद ही कहाँ से आएगा बुद्धि। खुद ही मतलब कहने का खाना, जब तक खाना नहीं रहेगा तब तक बुद्धि कहाँ से आएगा। तो एज इन सिंपली मीन्स कि फूड अगर नहीं है हमारे पास तो बुद्धि भी नहीं आएगी। हम बैठ के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव आइडियाज, एक्टिविटीज और फुल पोटेंशियल, ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे। राइट। वैसे ही भूखे पेट ना भजे गोपाला, तो अगेन अगर भजे गोपाला की हम बात कर रहे हैं, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड एज वननेस, ये सारी चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज अगेन हमें भूख लगी है। तो सबसे पहली नीड हमारी बेसिक नीड्स जो होती है, सेफ्टी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स है, अगर ये पूरी हो जाती हैं तभी जा करके हम लव, बिलोंगिंगनेस, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी चीजें ढूंढते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज इन ऑन अ स्टेशन, और स्टेशन पे हम मैंने देखा कि एक जो बेगर होता है, भिखारी है, वो भिखारी जो है जूठे थाली में से खाना खा रहा है, बिकॉज उस समय उसका सेल्फ स्टीम नहीं था क्या? था, बिल्कुल था, लेकिन अभी उसको भूख लगी है तो वो सारी चीजें नहीं देख रहा है। सेल्फ स्टीम क्या है, प्रेस्टीज क्या है, फ्रेंड्स क्या है, फैमिली क्या है, ये सब कुछ नहीं, पहले उसको पेट भरना है। तो जस्ट लाइक दैट, दिस इज अ वेरी डार्क रियलिटी, कि जब तक हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती है हम ऊपर की नीड्स के ऊपर बात नहीं करते हैं। ठीक है। यहाँ पे वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, जहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स, सॉरी, साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, और फिर उसके बाद सेफ्टी, लव, बिलोंगिंगनेस, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। ऑल राइट। ये देखो यहाँ पे और उसका बड़ा रूप दे रखा है, जहाँ पे कि उसको और रिड्यूस डाउन, उसमें और कई सारे लेवल्स बनाए गए हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमेशा ऊपर रहा और हमारा फिजियोलॉजिकल नीड सबसे नीचे रहा। फिर हमारा सेफ्टी नीड्स आया, लव, बिलोंगिंगनेस, स्टीम नीड्स, क्रिएटिव कॉग्निटिव नीड्स, सॉरी, एस्थेटिक नीड्स। तो ये सारी चीजें तभी आएंगी, हम नेचर की ब्यूटी तब देख पाएंगे, सिमिट्री, फॉर्म, ऑर्डर और घर सजाना, ये सारी चीजें तभी देख पाएंगे जब हमारे पास ये सारी नीड्स पूरी हो रही होंगी, तब हम इसके ऊपर बढ़ेंगे आगे। अदरवाइज एक किसी गरीब गुरबा के घर में आप जाओ तो देखो, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं, उनके घर में कौन सी चीज व्यवस्थित ढंग से है, कौन सी नहीं है। उनको ये लगने वाला है कि हमारे घर में खाना पूरा पड़ रहा है, ओढ़ने के लिए रजाई कंबल है या नहीं, चादर है कि नहीं, फैन चलता है कि नहीं, ये सारी चीजों के ऊपर उनका ध्यान ज्यादा रहता है रादर देन एस्थेटिक नीड्स। तो ये सारी नीड्स हैं जो धीरे धीरे ऊपर, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वो केटर होते जाते हैं, तभी हम ऊपर बढ़ते जाते हैं। फिर एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिनको कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है, इन्होंने भी एक तरीके के मोटिवेशन के बारे में बात किया, जहाँ पे इफेक्ट, एक्सरसाइज और रेडीनेस की जब बात करी इन्होंने, तो ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट जब इन्होंने बताया था, जहाँ पे किसी भी चीज का इफेक्ट हम देख पा रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये सारे इफेक्ट्स बहुत काम करते हैं। और इसी लॉ ऑफ इफेक्ट को स्किनर ने, जो कि एक लास्ट फेमस बिहेवियरिस्ट है जिन्होंने ओपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात करी और लॉ ऑफ इफेक्ट को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किया, जिन्होंने बताया कि हमारा दिमाग दो तरीके से चीजों को देखता है, या तो री,
और या फिर पनिशमेंट। तो अगर पनिशमेंट है तो हम चीजें जो है छोड़ देते हैं, पर रीइंफोर्समेंट जो रहता है तो हमको मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का। तो रीइंफोर्समेंट इज समथिंग जहां पे हमने देखा कि मोटिवेशन कैसे आता है। तो मोटिवेशन के लिए कई बार तुम्हें रीइंफोर्समेंट वर्ड भी देखने के लिए मिलेगा, विच इज नॉट अ वेरी मच पॉजिटिव टर्म, आई वुड रियली से दिस। ठीक है, पनिशमेंट तो बिल्कुल नेगेटिव है ही। तो रीइंफोर्समेंट में क्या है कि हम अपने हिसाब से, जो मेरा मन कर रहा है, हम अपने हिसाब से चीजों को कर रहे हैं, देख रहे हैं और बच्चों से करवा रहे हैं। तो दिस इज री इन्फोर्समेंट। एक है हमारा कंटिन्यूअस री इन्फोर्समेंट, जहां से कि हर बच्चे ने कुछ अच्छा किया और हम उसको क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये इफेक्टिव बिहेवियर है तब जब कि हमें कोई नया चीज शुरू करना है, कि बच्चा अगर हैंडराइटिंग अच्छी कर रहा है तो हम उसको वाहवाही दे रहे हैं, गुड दे रहे हैं उसकी कॉपी में, या फिर कभी चॉकलेट दे रहे हैं या पेन दे रहे हैं, पेंसिल दे रहे हैं, वॉट एवर इट इज। तो वो उस समय के लिए। लेकिन जब अब हैंडराइटिंग अच्छी हो गई है तो अब वो उसमें जो कुछ चीजें खराब बना रहा है, जैसे एफ खराब बना रहा था या जी खराब बना रहा था या फिर वाई खराब बना रहा था, जब ये इन सारी चीजों की स्पेसिफिक चीजों के बारे में हम बात करते हैं और स्पेसिफिक चीजें ये ठीक कर रहे हैं, तो कभी हमने गिफ्ट किया कभी नहीं किया, तो दिस इज व्हाट पार्शियल रीइंफोर्समेंट। जहां पे कि एक बार बिहेवियर स्टैब्लिश हो गया तो उस बिहेवियर को कंटिन्यूड रखने में, आगे चलते रहे, उसमें ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट सबसे ज्यादा काम आता है। तो इसके कई सारे शेड्यूल्स होते हैं और ये सारी चीजें हैं विच इज नॉट पार्ट ऑफ इट। वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समझने के लिए अच्छा है बट बाकी ऐसे नहीं। तो ये जो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो 3 तरीके का हो सकता है। एक है कंटिन्यूअस, जो हम हर बार में देते जा रहे हैं। फिर है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट कहने का मतलब कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट, जिसको कि कभी हमें बिल्कुल एक्सटिंक्शन देते ही नहीं है, कभी अच्छा बोलते ही नहीं है बच्चों को। और एक है हमारा कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, जो हमेशा देते रहते हैं, उनके बीच में आता है, जहाँ पे इंटरवल है, रेशियो है, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड वेरिएबल है, इस तरीके से। सॉरी, रेशियो वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल में और इंटरवल में ये बटा हुआ है, विच इज अगेन टॉपिक ऑफ अनदर लेक्चर। अभी फिलहाल हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक ही सीमित रहेंगे, जहाँ पे कि मोटिवेशन को हमने समझा और रीइंफोर्समेंट कैसे काम करता है एज मोटिवेशन, उसके बारे में समझा है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे को रिवॉर्ड्स किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, तो आप रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बीच का जो बैलेंस है वो बना पाओगे, तो बच्चे में नई चीज का निर्माण हो पाएगा, बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, प्रोग्रेस रिजल्ट समझ पाओगे, बच्चों से कॉपरेशन मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो कॉपरेट भी करते हैं, एक दूसरे को सीखते सिखाते हैं, हेल्प करते हैं, विच अगेन मोटिवेशन का काम करता है जब एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं। और व्यक्तिगत मतभेद तो है ही, जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात करें कि हर बच्चे के लिए अलग अलग मोटिवेटर होते हैं जो अलग तरीके से मोटिवेशन देते हैं। जैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मनी फैक्टर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पैसे नहीं कमाऊंगी फिर भी मेरे घर में खाना मुझे मिल रहा होगा। लेकिन जिस दिन मुझे ये पता रहेगा कि मैं ही कमाऊंगी तभी मेरे घर में खाना बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे लिए मनी एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन ऑल्सो, योर मेंटालिटी ऑल्सो, और आप कौन सी बैकग्राउंड से आते हैं, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मोटिवेशन डिपेंड करता है। तो फिलहाल मोटिवेशन के लिए आपको दो ही चीज़ याद रखना है कि मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स भी है उसी में ये। साथ में दो तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल है। इंटरनली वो है जहां पे हम परिणाम के रूप में खुद की खुशी, खुद का सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें देख रहे हैं। और एक्सटर्नल वो है जहां पे हम किसी रिजल्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जो बाहर से आने वाला है। जैसे कि अभी तुम इस लेक्चर को देख रहे हो क्योंकि तुम एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो, तुम्हारा सीटेट का एग्जाम है इसीलिए तुम लेक्चर को देख रहे हो। तो राइट नाउ यू आर एक्सटर्नली मोटिवेटेड टू वॉच दिस लेक्चर। अब जैसे कि हमने बात करी कि हर बच्चा अलग तरीके से फंक्शन करता है और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन होता है और पनिशमेंट होता है, उसी प्रकार वी ऑल आर क्वाइट डिफरेंट इन आवर ओन यूनिक वेज। वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल हैव आवर यूनिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी हैव ऑन विच वी लिव आवर लाइफ। तो हर चीज़ हमारा बहुत ही अलग है एक दूसरे से। तो इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोल रहे हैं। और ये डिफरेंसेस जो है वो मल्टीपल तरीके से हो सकते हैं, फिजिकल, कॉग्नेटिव, सोशल डेवलपमेंट, कहीं पे भी अगर हम अलग हैं तो ये चीज़ हो सकती है। ये हमारा जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सब भी सेम है तो फिर भी हमारा इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड,
कॉग्निशन, क्रिएशन, ये सारी चीजों में से कुछ भी अलग हो सकता है। तो ये जितने अलगाव हैं, जितने बेसिस के अलगाव हैं, वो सारे बेस्ड होते हैं हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे। जो हमने डेवलपमेंट में नेचर और नर्चर के बारे में बात करी थी, दिस इज व्हाट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो हेरिडिटी है, हमारा आनुवांशिकता है, वो आनुवांशिकता क्या कह रहा है कि हम क्या लेकर के पैदा हो रहे हैं, और इन्वायरमेंट हमें ये बता रहा है कि हम जो लेकर के बुद्धि या फिर जो भी चीज, खूबसूरती, बुद्धि, बुद्धि की खूबसूरती, जो भी चीज लेकर के हम पैदा हो रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने बात करी थी, राइट, तो दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन दैट ओनली, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। और यही एक चैलेंज होता है सबसे बड़ा टीचर के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, और उन्हीं डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चों को एक साथ केटर करना, ये टीचर के लिए सबसे बड़ा चुनौती होता है। दैट इज वाई दिस इज द एग्जैक्ट रीजन विच इज बेसिस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा के लिए आधार बनाता है। क्योंकि हम सभी एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस हमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कॉग्निशन, किसी भी तौर पे देखने के लिए मिल सकता है। इवन कि अगर ट्विंस भी होंगे, चाहे वो एक दूसरे जैसे दिखते हुए ट्विंस हो, फिर भी वो ट्विंस भी होंगे, तभी भी उनका इंटरेस्ट और एटीट्यूड बिल्कुल अलग हो सकता है, उनका कॉग्निशन अलग हो सकता है। तो दिस इज हाउ वी ऑल डिफरेंट आर, वी ऑल आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे इनहेरिटेड और अक्वायर्ड के बारे में हमने बात करी कि इनहेरिटेड, अच्छा चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इनहेरिटेड क्या हो सकता है। आपका टेम्परामेंट आप इनहेरिट करते हो, आपके पेरेंट्स की तरीके से आपका मिल रहा होता है या नहीं। जो बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि से बड़े बूढ़े लोग कहते हैं ना कि जो घर के बच्चे होते हैं घर के गुणों से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते। एप्पल्स नेवर फॉल अवे फ्रॉम ट्री, दिस इज द इंग्लिश मीनिंग और वर्ड्स ऑफ दिस कोटेशन। जहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर घर में कोई चीज चल रही है तो बच्चे भी नियमित रूप से वो चीज सीखेंगे। तो दिस इज व्हाट इनहेरिटेड। एंड देन वी हैव अक्वायर्ड। क्या हमने अक्वायर किया, इनहेरिट तो हमने कर लिया कि चलो बुद्धि है मेरे पास, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हमें कैसे करना है, कंस्ट्रक्टिव वे में करना है, डिस्ट्रक्टिव वे में करना है, या बिल्कुल भी नहीं करना है, दिस इज व्हाट समथिंग अक्वायर्ड। तो इमोशनल स्टेट हो गया, ये हम अक्वायर करते हैं धीरे धीरे। इमोशनली आप चैलेंज्ड है या इमोशनली स्टंटेड है या इमोशनल पर्सन है या इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है, ये धीरे धीरे हम अक्वायर करते हैं, लेकर के सिर्फ हम इमोशंस पैदा होते हैं। तो हम हमेशा ही हमारे डिफरेंसेस, ये जो इनहेरिटेड और अक्वायर्ड है, इनके बीच में झूलते रहते हैं और उसी पे हम ग्रो करते हैं। अब कमिंग टू ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस, सिंस हम सभी अलग अलग हैं, तो हमारी जो समझ है या जो भी अवधारणाएं हैं, वो भी बहुत अलग अलग होंगी। तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जिसको हम डायरेक्टली गलत ना बोल करके, क्योंकि बच्चा ऐसे ऑफेंड हो सकता है और वो डिमोटिवेटेड फील करेगा, वो तुम्हारी क्लास में बिल्कुल नहीं आना पसंद करेगा, राइट। तो ये जो लर्नर्स हैं, जनरली उनको पता नहीं होता कि उनको जो मालूम है वो गलत मालूम है। जनरली दे आर अनअवेयर दैट नॉलेज दे आर हैविंग इज समथिंग विच इज रॉन्ग। तो जब उन्हें पता ही नहीं है कि जो उनको मालूम है वो गलत है, तो फिर वो उसको सही कैसे करेंगे। तो इस वजह से वो बहुत ही रेजिस्टेंट होंगे जब तुम उन्हें इंस्ट्रक्शन दोगे एज लर्निंग इंटेल्स रिप्लेसिंग और रेडिकली रिकॉग्नाइजिंग स्टूडेंट्स नॉलेज। तुम्हें तो पता है ना कि वो बच्चा सही नहीं सोच रहा है, उसको सही डायरेक्शन में कैसे लेके जाना है, तो उसको इंस्ट्रक्शन दे करके सिखा पाना कई बारी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रेजिस्ट करते हैं। उनको पता ही नहीं है ना कि जो हमें मालूम है वो गलत मालूम है, तो वो चीजों को उस तरीके से नहीं देखते जैसे आप और मैं देखेंगे। ठीक हो गई बात। अगली बार है कंसेप्चुअल चेंज रिक्वायर्स। कंसेप्चुअल चेंज बहुत जरूरी है ताकि लर्निंग हो सके, क्योंकि अगर बच्चे को कोई एक पर्टिकुलर चीज लग रही है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जनरली जाति, धर्म, ऐसे वाले चीजों को लेकर के बहुत सेंसिटिव होते हैं, और क्लास में जब आप ऐसी सारी चीजें पढ़ा रहे हो तो आपको बहुत ही ध्यान से इन सारी चीजों को पिक करना है, ताकि आप बच्चों को बहुत ज्यादा ही पोक ना कर दो और बहुत ज्यादा उनको लिबरल ना छोड़ दो। रैदर आपका काम ये होना चाहिए कि वो जो भी उनकी मान्यता हो, जो भी मान रहे हो, वो सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्रिटिकली सोच के मान रहे हो, तो उनका कॉन्सेप्ट चेंज हो पाए, लर्निंग हो पाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इनके ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस को, जो उनकी गलत अवधारणाएं हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, उनको सही किया जाए। और अगर उनको सही नहीं किया जाता है तो उसी की वजह से मिसकंसेप्शन, मिथ और सुपरस्टिशंस का जन्म होता है। धारणाएं, मिथक और अंधविश्वास धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन का। सबसे पहली चीज तो ये मानना कि ये एक लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस का पार्ट है।
बच्चे हम कुछ ना कुछ सही गलत करते ही रहेंगे, तो टीचर को उनको एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इस बात की तह तक जाना कि वो बच्चे का वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। समटाइम इट इज़ फ्रॉम देयर फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली को भी नहीं पता है कि वो एक सर्टेन रूढ़िवादी सोच कैरी कर रहे हैं, जो बच्चे आगे ट्रांज़ैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, राइट? तो वो चीज़ आपको समझना और उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और एड्रेस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है हैंड्स ऑन एक्टिविटी। हैंड्स ऑन एक्टिविटी सिर्फ साइंस से रिलेटेड नहीं हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, हर सब्जेक्ट में स्कोप रहता है। इट्स जस्ट अस एज टीचर्स हैव टू फाइंड आउट कि वो कौन सा स्कोप है जहाँ पे हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करवा सकते हैं और एक सिंगुलर पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट ना रह के मल्टीपल वेज ऑफ टीचिंग इस्तेमाल करके बच्चों के अल्टरनेटिव कंसेप्शंस को टैप करना, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक आपका एज टीचर भी चैलेंज होता है कि आप डिफरेंट मेथडोलॉजी को अपनाओगे और बच्चों के अल्टरनेटिव कंसेप्शंस को आप करोगे, अच्छे तरीके से टैप करोगे। ऑल राइट, दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर बच्चों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, कुछ नया सीखेंगे, नया जानेंगे। तब तक अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हो एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। Until then, stay tuned to Daily Bites and our Telegram group, टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, जहाँ पे इस तरीके के जितने भी लेक्चर्स के वीडियो लिंक है वो आपको मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।